शेख हसीना की साड़ियां लूट ली गई और पूरा अराजक स्थिति हो गई। और अभी वहां सेना ने संभाल लिया है कार्यभार। और एक वहां मोहम्मद यूनुस हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। वो आजकल में वहां अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाला है, मोहम्मद यूनुस। इससे नरेंद्र मोदी को भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी में भी बहुत तानाशाही वाली प्रवृत्तियां हैं, है ना। कि कोई मेरे खिलाफ बोले तो ईडी का रेड करा दो, कोई मेरी आलोचना करे तो सीबीआई का नोटिस भेजवा दो, कोई भी दूसरे पार्टी की सरकार बन जाए राज्य में तो उसको सरकार को गिरा दो, ऑपरेशन लोटस कर दो, पार्टी तोड़ दो, किसी को लोकसभा से बाहर करवा दो, किसी को बंद करवा दो। ये जो तानाशाही वाली प्रवृत्ति है, ये नरेंद्र मोदी में भी बहुत ज्यादा है। आरक्षण जो है वो तो एक संवेदनशील मामला है ही, और खासकर उन देशों में जैसे भारत है या बांग्लादेश है, जहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकारी नौकरियों का बहुत मतलब अकाल है। उन देशों में तो आरक्षण एक बहुत बड़ा मतलब भावनात्मक मुद्दा है। अभी जैसे आपने सही कहा, पिछले साल जो बिहार में जातीय जनगणना जी। हुई थी, उसके बाद बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया था। कि जो गोदी मीडिया है, जो मोदी के दलाल टीवी चैनल्स हैं, वो इन मामलों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। और उनका उद्देश्य है कि भारत के हिंदुओं को भड़काना, देश में भी दंगे कराना मुसलमानों के खिलाफ। और उनका ये भी उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी की जितनी नाकामियां हैं, विफलताएं हैं, उनसे पब्लिक का ध्यान हट जाए। अभी हजारों करोड़ खर्च करके मोदी जी ने संसद का नया भवन बनवाया, और वहां अभी से छत टपकने लगी है, बाल्टी लगा के रखे हुए हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी देख रहे हैं कि बांग्लादेश में काफी वहां के युवा हैं जो आक्रोश हो चुके हैं, और इसलिए हो चुके हैं कि वहां के जो आरक्षण है वो आरक्षण पर काफी वहां पे गुस्से हैं। और अभी अमिताभ दास जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर वहां मामला क्या है, क्यों वहां पे दंगा फैलाया गया है। पूरी जानकारी हम सर से पूछेंगे। क्या सर, जो बांग्लादेश में जो ये दंगा फैलाया गया है, इसका आखिरी वजह क्या सर? देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, ये बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, और 1947 तक तो ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। जी 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान बना, और 1971 के बाद इसका नाम बांग्लादेश बांग्लादेश हो में। गया जी। और अभी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जिनको भागना पड़ा देश छोड़कर, शेख हसीना। जी सही। शेख हसीना के पिता ही थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें बंग बंधु कहा जाता है। उन्होंने ही बांग्लादेश को आजादी एक तरह से दिलवाई थी। गांधी को दूसरा रूप माना जा रहा है उनको। हाँ, मतलब जो हिंदुस्तान में गांधी जी का दर्जा है, जी वही दर्जा उनका बांग्लादेश में है। और बाद में से उनके परिवार सहित उनकी हत्या भी हो गई थी। और ये जो शेख हसीना है, इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, और ये पिछले 15 सालों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद क्या हुआ कि अभी दो कुछ महीने पहले वहां इन्होंने आरक्षण की घोषणा की, नौकरियों में जैसे भारत में भी आरक्षण है वहां भी। और काफी ज्यादा 30% आरक्षण की घोषणा की गई, और कहा गया कि जो स्वाधीनता सेनानियों के परिजनों को ये आरक्षण का लाभ जी मिलेगा, मतलब जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी की आजादी के लड़ाई लिए। में हिस्सा लिया है। तो ऐसे तो देख के सही लगता है, लेकिन इसमें यह था कि इसमें ज्यादातर लोग जो लाभान्वित होते वो अवामी लीग के ही कार्यकर्ता लोग होते, जो शेख हसीना की पार्टी है। तो इसका देश में विरोध शुरू हुआ, और उसके बाद ये विरोध जो था ये बहुत हिंसक हो गया। विरोध को सरकार ने कुचलना चाहा, उसमें कई सौ लोग मारे गए, जगह जगह गोलीबारी हुई, कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद किया गया। और बाद में ऐसे हालात बेकाबू हो गए कि वहां की जो सेना है, आर्मी जो है बांग्लादेश की, उसने शेख हसीना को 45 मिनट की मोहलत दी इस्तीफा देने की, कि आप 45 मिनट में देश छोड़ के भाग जाइए। उसके बाद शेख हसीना जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के हिंदुस्तान आ गई, और अभी यूपी में गाजियाबाद है, गाजियाबाद में खिंडन एयरबेस है, वायुसेना का अड्डा है, वहीं पर है। और वहां पर तो प्रधानमंत्री आवास में हजारों लोग घुस गए प्रदर्शनकारी, और उन लोगों ने प्रधानमंत्री के मतलब सारे सामान लूट जी लिए। शेख हसीना की साड़ियां लूट ली गई, और पूरा अराजक स्थिति हो गई। और अभी वहां सेना ने संभाल लिया है कार्यभार। और एक वहां मोहम्मद यूनुस हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। वो आजकल में वहां अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाला है, मोहम्मद यूनुस जी। सर, वहाँ के जो राजनीति है, वहाँ के राजनीति के अनुसार अगर भारत को देखा जाए तो लोकतंत्र में यहाँ के भी खतरा हो सकता है कि नहीं सर? नहीं, खतरा देखिए इस तरह से होगा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, लगभग ऐसी ही घटनाएं 2 साल पहले श्रीलंका में हुई थी। जी श्रीलंका में भी राष्ट्रपति गोटाबाया था, और गोटाबाया ने ऐसी ही तानाशाही करनी शुरू की। फिर वहां भीड़ उग्र हो गई, वहां की जो राजधानी है कोलंबो, उसमें हजारों लोग राष्ट्रपति आवास में घुस गए, वहां लूटपाट हो गई, गोटाबाया को भागना पड़ा। तो देखिए, एक सीमा के बाद जब जनता उब जाती है तो क्रांति हो जाती है, एक तरह की ये जन क्रांति है।
और इससे नरेंद्र मोदी को भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी में भी बहुत तानाशाही वाली प्रवृत्तियां हैं, है ना, कि कोई मेरे खिलाफ बोले तो ईडी का रेड करा दो, कोई मेरी आलोचना करे तो सीबीआई का नोटिस भेजवा दो, कोई भी दूसरे पार्टी की सरकार बन जाए राज्य में तो उसको सरकार को गिरा दो, ऑपरेशन लोटस कर दो, पार्टी तोड़ दो, किसी को लोकसभा से बाहर करवा दो, किसी को बंद करवा दो। ये जो तानाशाही वाली प्रवृत्ति है ये नरेंद्र मोदी में भी बहुत ज्यादा है। तो उनको बांग्लादेश की घटनाओं से सबक सीखना चाहिए कि ज्यादा अति होने पर क्षति हो जाती है ना। ज्यादा तानाशाही वाला रूप दिखाएंगे तो जनता को गुस्सा आ जाएगा, तो जो आज हालत बांग्लादेश में है वही कल हालत हिंदुस्तान में हो जाएंगे। जी सर, लगातार बिहार में भी उठ रहा था आरक्षण के लिए, हाल फिलहाल में देख ही रहे हैं कि काफी लोग पटना में भी प्रदर्शन किए रोड पर आरक्षण के लिए। तो क्या सर, अगर उस तरह से हुआ तो यहाँ के पब्लिक भी तो अपने आप में कुछ तो सोचेंगे ना कि वहाँ उस तरह से रंग किया था, हम भी इस तरह से करेंगे तो हम लोग का भी माना जाएगा। देखिए, आरक्षण जो है वो तो एक संवेदनशील मामला है ही, और खासकर उन देशों में जैसे भारत है या बांग्लादेश है जहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकारी नौकरियों का बहुत मतलब अकाल है। उन देशों में तो आरक्षण एक बहुत बड़ा मतलब भावनात्मक मुद्दा है। अभी जैसे आपने सही कहा, पिछले साल जो बिहार में जातीय जनगणना जी हुई थी उसके बाद बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया था, जी और उसमें यदि ईडब्ल्यूएस को जोड़ दे तो 75% हो जाता, और उसको बाद में हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया कि ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब अगली तारीख 10 सितंबर है सुनवाई की। तो ये बात तो है ही, और ये सब ऐसा मुद्दा है जो समाज में एक तरह से फूट डालता है, क्योंकि आरक्षण का ही मुद्दा है। यदि हम लोग अपने देश में ही देखें तो बहुत सारे लोग आरक्षण का समर्थन करते हुए मिल जाएंगे, बहुत लोग विरोध करते हुए मिल जाएंगे। तो पूरा समाज की तो एक राय है नहीं आरक्षण के मुद्दे पर। तो इसलिए इन सब बातों पर तो होता ही। आपको याद होगा जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, तो कितना हंगामा हुआ था, कितनी हिंसा हुई थी, कितने लड़कों ने आत्मदाह कर लिया था, आग लगा ली थी शरीर में। तो ये सब तो मुद्दे हैं ही, भावनात्मक मुद्दे हैं और बड़े मुद्दे हैं। जी सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, लोग ऐसा बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर। वहां भी हिंदू बहुत कम परसेंटेज में है, फिर भी उनको मंदिर को ढाया जा रहा है, उनको मतलब वहां पे जितने भी महिला उनको साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो गोदी मीडिया है, जो मोदी के दलाल टीवी चैनल्स हैं, वो इन मामलों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, और उनका उद्देश्य है कि भारत के हिंदुओं को भड़काना, देश में भी दंगे कराना मुसलमानों के खिलाफ। और उनका ये भी उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी की जितनी नाकामियां हैं, विफलताएं हैं, उनसे पब्लिक का ध्यान हट जाए। अभी हजारों करोड़ खर्च करके मोदी जी ने संसद का नया भवन बनवाया, और वहां अभी से छत टपकने लगी है, बाल्टी लगा के रखे हुए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, अभी से राम मंदिर की छत टपकने लगी है। तो कभी पेपर लीक कर रहा है, नीट का पेपर लीक कर रहा है। मोदी जी ने अपने नकारापन की वजह से लोकतंत्र को लीक तंत्र में बदल दिया। पहले भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, अब भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र है ना। किसी की छत लीक कर रही है, तो किसी का पेपर लीक कर रहा है, तो कुछ लीक कर रहा है। तो गोदी मीडिया का यह भी उद्देश्य होता है कि हिंदुओं पर ऐसे हमलों को दिखाकर लोगों का ध्यान नरेंद्र मोदी की नाकामियों से हटा दिया जाए, और मुसलमानों के खिलाफ भारत के हिंदुओं को भड़काया जाए। तो जनता को इस नफरती एजेंडा से सावधान रहना चाहिए। जी सर, गोदी मीडिया जैसे बोले तो गोदी मीडिया जो इस तरह से काम करती है तो लोकतंत्र में कितना खतरा हो सकता है सर? बहुत इस बार सोचना चाहिए। बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ये है खतरा। आप देखिए, एनडीटीवी पहले एक स्वतंत्र चैनल माना जाता था, इसमें रवीश कुमार को बहुत लोग देखते थे। जी बाद में एनडीटीवी को भी गौतम अडानी ने खरीद लिया, और बाद में ऐसे हालत बने कि रवीश कुमार को एनडीटीवी छोड़ना पड़ा, वो अपना एक यूट्यूब चैनल जी चलाने लगे हैं। तो गोदी मीडिया ने इस देश में मीडिया को बहुत मतलब उसका कचरा कर दिया है, और गोदी मीडिया का एक ही काम रह गया है कि हिंदू मुसलमान करके नफरत फैलाए और मोदी के पक्ष में माहौल बनाए। ये तो खैरियत है कि इस देश में सोशल मीडिया है, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, ध्रुव राठी जैसे बहादुर यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं, और इस वजह से गोदी मीडिया का जो नफरती एजेंडा है वो हमेशा कामयाब नहीं हो पाता। जी चलिए दोस्तों, हमने बांग्लादेश पर चर्चा किया। बाकी आप लोग किस तरह से भारत के लोकतंत्र को देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? जो वहां का आरक्षण है, जो यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है, उसको किस तरह से देखते हैं? बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।